हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग युवराज, रंजन, सुमित, सिमरन, रुपेश। यही हूँ यार, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से लाइव नहीं हो पा रहा था। खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। सही बात है। हाँ, गुड इवनिंग अंकित। मैं बढ़िया हूँ, आप सुनाएं। खुश रहिए। नमन, राहुल, बिट्टू, सबको आशीर्वाद। रोशन, प्रदीप, जय बागेश्वर धाम। ठीक है। दीप्ति गुड इवनिंग। सोनाली गुड इवनिंग। एमआर स्वागत है आपका। आद्या खुश रहिए। अमित गुड इवनिंग, जय हिंद। खुश रहिए। श्रेया, सोनू खुश रहिए। सारे पुराने ही बच्चे ही हैं। मैं ठीक हूं, मैं हमेशा ठीक रहता हूं, है ना। राजेंद्र मेरा प्यारा बच्चा कहाँ है। सुमित यार थोड़ा कम टाइप किया करो मैसेज। नहीं, असल देखो होता क्या है ना, मान लो क्लास जिस समय सीरियस नोट पे चलती है ना। ठीक है नमन, चलो बढ़िया है। ठीक है श्याम, दुर्गेश, सबको गुड इवनिंग। ठीक है नीरज, गुड इवनिंग। नहीं सॉरी की बात नहीं है, तुम लोग बच्चे हो यार, घर परिवार के हो, तुम लोग पे क्यों ना। ये है ना, कभी मान लो सीरियस क्लास चल रही है ना, अनावश्यक। वैसे तो मैं इतना अमित वेबसाइट का यूज कैसे करना है बताऊंगा, जब एजुकेशन पढ़ाऊंगा उस समय। श्याम गुड इवनिंग। चंचल गुड मॉर्निंग। चंचल कहाँ हो यार, यूएस में हो क्या। हाँ कमेंट वाले, नहीं कमेंट नहीं लूंगा तो फिर ऑनलाइन तो और बोरिंग हो जाएगा यार, पता ही नहीं चलेगा कि क्या आप समझ रहे नहीं समझ रहे, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मेरी तबीयत ठीक है सिमरन, थैंक यू, अच्छा हूँ। पढ़ते वक्त पढ़ाते वक्त हमारे बच्चे कहाँ बाज आने वाले, लगातार कमेंट करेंगे जब तक गुरुजी देख ना ले। बिल्कुल, हम लोग परिवार की तरह है यार, गुस्साता नहीं मैं हूं। बस अब देखो होता क्या है कि जब सीरियस चीजें चलती है, जहां से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है, जहां से आ ही रहा है, और जहां पर किताब में तो एनजीओ मारोगे गूगल पर 1 अरब पेज मिल जाएगा, लेकिन वो हमारे काम की चीज नहीं है ना। हमारे काम की चीज है एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझना, है ना। आएंगे सुमित, उस पे भी आएंगे, सब पे आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमने एनजीओ के मार्ग में क्या क्या बाधाएं हैं उसके बारे में पिछली क्लास में कि एनजीओ किस प्रकार डेवलपमेंट प्रोसेस में एनजीओ को लेकर समस्याएं की बात हमने आधा से अधिक समझा दिया था कि एनजीओ को लेकर समस्याएं क्या क्या है। तो पहला हमने उसमें उठाया था कि एनजीओ की संख्या बढ़ रही है, एक तरह से लाभ अर्जक इकाई के रूप में, लाभ अर्जक इकाई के रूप में एनजीओ का तब्दील होना, परिवर्तित होना। कुछ मेन पॉइंट जो है, हो सकता है उस दिन जो लिखा है। हाँ ठीक है आद्या, खुश रहिए। चलिए रोहित क्लास पे फोकस करो यार। लाभ अर्जक इकाई के रूप में एनजीओ का तब्दील होना, परिवर्तित होना। संप्रभुता के मार्ग में बाधक। विकास प्रक्रिया में बाधक, विकास प्रक्रिया में बाधक। धार्मिक उन्माद के प्रसार हेतु जिम्मेदार के जनमत, पब्लिक के निर्माण में भूमिका। एक एक करके सबके बारे में चर्चा करेंगे।
विकसित देशों के एजेंट की तरह कार्य करना। बस बिट्टू बस क्लास। ठीक है बिट्टू, धन्यवाद। आइए पहले वापस करते हैं, आते हैं एनजीओ को लेकर समस्याएं क्या क्या है, कहां क्या समस्या आ रही है, उसको लेकर हम लोग बात करते हैं। पहली एक हेडिंग बना लेंगे आप कि लाभ अर्जक इकाई के रूप में एनजीओ का तब्दील होना, है ना। तो इसमें कुछ चीजें नोट करते हैं, है ना, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर की मदद से उस बात को हम लोग रखते हैं। लिखिए, बस अनुज आ जाओ यार, क्लास पे फोकस करो। लिखिए, हाल के वर्षों में एनजीओ की बाढ़ सी आ गई है। हाल के वर्षों में एनजीओ की बाढ़ सी दिखाई पड़ रही है, आ गई है। देखो, उल्लेखनीय है कि जहां 90 के दशक में, उल्लेखनीय है कि जहां 90 के दशक में भारत में 2-3 लाख एनजीओ कार्यरत थे। उल्लेखनीय है कि जहां 90 के दशक में भारत में 2-3 लाख एनजीओ कार्यरत थे, वहीं वर्तमान में 35 लाख के आसपास एनजीओ देश भर में कार्यरत हैं। 35 लाख के आसपास एनजीओ देश भर में कार्यरत हैं। वास्तव में बहुत सारे एनजीओ सामुदायिक सेवा के स्थान पर लाभ अर्जक इकाई के रूप में तब्दील हो रहे हैं। सामुदायिक सेवा के स्थान पर लाभ अर्जक इकाई के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं, तब्दील हो रहे हैं। कई नामी या बड़े नेताओं, अभिनेताओं, कई नामी गिरामी नेताओं, अभिनेताओं, मीडिया कर्मी, प्रशासकों, कई नामी गिरामी नेताओं, अभिनेताओं, मीडिया कर्मी, प्रशासनिक पदाधिकारियों के रिश्तेदार नातेदार के नाम पर एनजीओ रजिस्टर्ड है, पंजीकृत हैं, के रिश्तेदार नातेदार के नाम पर एनजीओ पंजीकृत हैं, जिसका प्रयोग वे घूसखोरी या काले धन को सफेद करने के क्रम में करते हैं, जिसका प्रयोग वे घूसखोरी या काले धन को सफेद करने के क्रम में
करते हैं। बहुत सारे एनजीओ उनको मिले अनुदान की बड़ी राशि, बहुत सारे एनजीओ उन्हें मिले अनुदान की राशि का एक बड़ा भाग सामाजिक कल्याण के लिए न खर्च कर, अपने अनुदान का बड़ा भाग सामाजिक कल्याण के लिए खर्च न कर, अपने व्यक्तिगत कार्यों में खर्च करते हैं। अपने व्यक्तिगत कार्यों में खर्च करते हैं। तो आए दिन आप क्या देखते हैं, बस इतना ही तक लिखना, आगे समझते हैं। आए दिन क्या देखते हो आपकी बड़े बड़े मीडिया कर्मी हैं, नेता हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, अभिनेता हैं, या अन्य नामी गिरामी जो भी हस्तियां अपने अपने क्षेत्र में हैं, वो अपने पत्नी के नाम पर, अपने पत्नी के भाई के नाम पर, अपने भाई के नाम पर, चाचा रिश्तेदार नातेदार के नाम पर एनजीओ रजिस्टर्ड करा लेते हैं। और जो उनके पास ब्लैक मनी है उसको व्हाइट मनी के रूप में, मनी लॉन्ड्रिंग एक तरह से कह सकते हैं, यानी काले धन को सफेद धन के रूप में उसके जरिए परिवर्तित करते हैं। या घुसखोरी के लिए, जैसे डायरेक्ट पैसा नहीं ले सकते तो कहते हैं कि आप हमारे भाई के नाम पर एनजीओ है, उसमें आप ये फंड आप डोनेट कर दीजिए। और ये जो है एक प्रकार से यह एनजीओ की कार्यप्रणाली को लेकर एक बड़ी समस्या है कि कुकुरमुत्ते की तरह आज एनजीओ की बाढ़ आ गई है, उगाए हैं। उसमें से बहुत अधिकतर जो है एनजीओ कागजों पर ही कार्यरत हैं। बहुत सारे एनजीओ के सिर्फ पता ठिकाना सरकारी फाइलों में दर्ज है और वास्तव में एनजीओ सिर्फ कहने को रजिस्टर्ड है और व्यावहारिक रूप में वो कोई भी सामाजिक सेवा या सामुदायिक सेवा का कार्य ही नहीं कर पा रहे। तो ये एक बड़ी समस्या है कि इन 35 लाख के आसपास जो एनजीओ हैं उसमें समस्या है। उबैस इसकी हेडिंग है लाभ अर्जक इकाई के रूप में एनजीओ का तब्दील होना, परिवर्तित होना, लाभ अर्जक इकाई के रूप में एनजीओ का तब्दील होना। अब देखो ये एंगल भी मैं समझा दिया था आपको, फिर भी संक्षेप में। संप्रभुता के मार्ग में बाधा या बाधक। संप्रभुता आप सबको पता है किसी भी देश के अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति या क्षमता। एक राष्ट्र अपने नागरिक अपनी सीमा सरहद के अंतर्गत या कई बार राष्ट्र के संदर्भ में देश की परिस्थितियों से बाहर भी वह स्वतंत्र निर्णय ले पाने में कैपेबल है, सक्षम है। परंतु आज एनजीओ कर क्या कर रहे हैं? आज एनजीओ कर क्या रहे हैं कि आज एनजीओ एक प्रकार से आपके देश के द्वारा, आपकी आर्मी के द्वारा जो भी चीजें की जा रही है उसकी निंदा कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया कि आतंकवाद के संरक्षण हेतु कश्मीर में सेना के द्वारा की गई कार्रवाई, उसको कई एनजीओ या मीडिया हाउस, फॉरेन फंडेड खास करके जो विदेशी अनुदान प्राप्त हैं, वो उसको गलत रूप में पेश करते हैं। एक तरह से यह हमारे संप्रभु मामलों में हस्तक्षेप है, चाहे कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को लेकर, चाहे अन्य आधारों पर वो भारत की आलोचना करते हैं। तो संप्रभुता के मार्ग में बाधक क्या है, एक दो लाइन इसमें लिखते हैं, फिर हम लोग इस पर आएंगे विकास प्रक्रिया में। तो अगला एक हेडिंग बनाओगे संप्रभुता के मार्ग में संप्रभु शक्ति के प्रयोग में बाधक, ऐसे लिखो। राष्ट्र की संप्रभु शक्ति के प्रयोग में बाधक लिखिए। ठीक है आद्या, लिखो। देखिए वर्तमान में विदेशी अनुदान प्राप्त कई एनजीओ गैर सरकारी संगठन, वर्तमान में विदेशी अनुदान
मतलब चंदा, पैसा प्राप्त। कई एनजीओ, एक राष्ट्र के रूप में भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के मामलों में, एक राष्ट्र के रूप में भारत सरकार द्वारा लिए गए मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं। देखिए, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, मानव अधिकार हनन, पर्यावरण संरक्षण, मानव अधिकार हनन, आदि के नाम पर, आदि के नाम पर उनके द्वारा भारत सरकार को लगातार पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार हनन के नाम पर उनके द्वारा भारत सरकार को घेरने की कोशिश की जाती है। उदाहरण के रूप में, जैसे उदाहरण थोड़ा समझते हैं, जैसे मान लो डेवलपमेंट प्रोसेस में अगर कहीं पर भूमि अधिग्रहण करना है तो स्थानीय जनजातियों को आप क्या करो, भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध में भड़का दो। मान लो कोई औद्योगिक संयंत्र लगना है, वहां पर भूमि का अधिग्रहण सरकार को करना है, दुर्भाग्य से वह जनजातियों का निवास स्थल है और ऐसी स्थिति में बहुत हद तक जनजातियों की सहमति भी है, परंतु उनको फंडिंग करके जानबूझकर डेवलपमेंट प्रोसेस को हैम्पर करने के लिए अनावश्यक ये घुसपैठ करते हैं। जैसे ऑपरेशन महान, ऑपरेशन महान जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमा पर स्थित सागौन के जंगल में कोयला के ब्लॉक के आवंटन को लेकर समस्या हुई। अभी लिखाया नहीं है संजय, बट समझा रहा हूं। जैसे एग्जांपल से समझो, मान लो भारत सरकार द्वारा कोयला ब्लॉक का आवंटन किया गया और इस ब्लॉक, जो कोयला ब्लॉक है उसके ऊपर सागौन, समझते हो ना, सागवान जिसको आप कहते हैं, उनके घने जंगल हैं। ऐसी स्थिति में ग्रीन पीस जो संगठन था, इस ग्रीन पीस के द्वारा स्थानीय जनजातीय समुदाय को फंडिंग कर दी गई और भड़का दिया गया और एक ऑपरेशन, ये महान के जंगल की बात हो रही है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, और एक आंदोलन चला दिया गया, महान ऑपरेशन महान, महान संघर्ष समिति एक संस्था बना दी गई और आंदोलन स्टार्ट कर दिया गया। मान लीजिए भारत सरकार, यह सही है कि वनों के उन्मूलन से पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होंगी, इसमें कोई शक नहीं, परंतु यह भी तो आप देखें कि उस कोयला के आधार पर भारत की कई विकास परियोजनाओं को ईंधन की आपूर्ति भी तो हो पाएगी। परंतु ये करते क्या है, ये संगठन जो है, इनका मंशा पर्यावरण संरक्षण नहीं करना है, इनका मंशा क्या है, या तो डेवलपमेंट प्रोसेस को हैम्पर करना या किसी औद्योगिक घरानों से फिरौती, ब्लैकमेल उनको करना। जैसे मान लीजिए बिरला या रुइया ब्रदर्स को कोयला आवंटन किया गया, तो ये करते क्या है, स्थानीय जनजातियों को फंडिंग करते हैं कि आप अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए, वनों की रक्षा के लिए आप आंदोलनरत हो, और ऐसी स्थिति में अगर वन खत्म हो जाएंगे तो आपके बच्चों की परवरिश कैसे होगी, आपका जीवन निर्वाह कैसे होगा। बस आधा पेज छोड़ो राहुल। अब आप सोचिए कि अगर ऐसी स्थिति में ये स्थानीय जनमानस को, जनजातियों को, उनको दिग्भ्रमित करते हैं, दिशा से भटकाते हैं और राज्य के विरुद्ध संघर्ष पर उतारू करते हैं। वास्तव में इनकी मंशा, इन्हें पर्यावरण, वनों की सुरक्षा, वनों की रक्षा के लिए इनको उतनी चिंता नहीं है जितना इनका राजनीतिक मकसद है। मकसद क्या है कि डेवलपमेंट प्रोसेस को बाधित करो, स्थानीय जनमानस को भड़काकर विकास प्रक्रिया को अवरोधित करो, या किसी बड़े औद्योगिक घराने के को ब्लैकमेल करो ताकि आप अपना आर्थिक लाभ कमाओ। तो जो संप्रभु शक्ति है राज्य की, जिसमें राज्य ने अपनी संप्रभु शक्ति के आधार पर कोल आवंटन किया,
उस कोल आवंटन के पूरी परियोजना को रद्द करा दिया गया। ये ऑपरेशन महान ग्रीन पीस का इन्वॉल्वमेंट इसमें रहा। जैसे आपने अलंग बंदरगाह का नाम सुना होगा, गुजरात में अलंग है एक जगह, जहां पर जो भी युद्धपोत है या जो भी विमान, जो भी जलवाहक पोत है, उनका एक जो उनका कबाड़ी का, समझते हो, कबाड़ का जो बिजनेस है, उसका एक बड़ा पोर्ट है, जहां पर जो भी स्क्रैप इंडस्ट्री कह सकते हो आप, वहां पर है, जहां पर कई जो है बड़ी बड़ी पनडुब्बियां या पुराने युद्धपोत को खरीद कर उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है और उसके इस्पात, लोहा, जो भी चीजें हैं, उसको बाजार में बेचा जाता है। भारत द्वारा बहुत सारी परमाणु पनडुब्बियों का भारतीय व्यापारियों द्वारा जो पुरानी थी उसका अधिग्रहण किया। ऐसी स्थिति में अलंग में कई ग्रीन पीस जैसे संगठन उभर कर आए और जो कहे कि यहां पर रेडियोधर्मी विकिरण, एक तरह से रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो रिलीज होगा और उससे पर्यावरण प्रदूषण हो जाएगा। एक प्रकार से इनकी मंशा पर्यावरण के संरक्षण की नहीं है, उस औद्योगिक जो इकाइयां हैं उसको जो है परेशान करने की है ना। तो ये संगठन कर क्या रहे हैं? राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में लोगों को निर्णय दे रहा है, परंतु सच्चाई क्या है, ये उनके पीछे जाकर एक प्रकार से राज्य की संप्रभु सीमा में अनावश्यक घुसपैठ करते हैं। क्लियर हुआ? तो सेकंड आपने समझ लिया कि संप्रभु शक्ति में कई बार पर्यावरण प्रदूषण के नाम पर, कई बार जलवायु संरक्षण के नाम पर, कई बार मानवाधिकार हनन के नाम पर, जैसे नक्सलियों के विरुद्ध भारतीय सेना की कार्रवाई, कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध भारतीय सेना की कार्रवाई, अनुच्छेद 370 का हटाया जाना, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो राज्य की संप्रभु शक्ति में राज्य द्वारा विवेक के आधार पर लिए गए फैसले, जिसका प्राधिकार राज्य को है, यानी राज्य को जिसकी वैध शक्ति प्राप्त है, उन मामलों में भी ये उससे विपरीत जाकर कार्य करते हैं। तो सेकंड पॉइंट आप समझ पाए होंगे कि संप्रभु जो भारत की शक्ति है राष्ट्र के रूप में, उसमें बाधक। अगला इसी से थोड़ा मिलता जुलता डेवलपमेंट प्रोसेस भी है। इसमें मैं आपको आईबी की रिपोर्ट के हवाले से अपने मंतव्य रखूंगा कि कैसे विकास प्रक्रिया में, यहां भी विकास प्रक्रिया बाधित हो रही है। कुछ और यहां पर हम लोग देखते हैं, तो अगला एक हेडिंग बनाओ, विकास प्रक्रिया में बाधक। विकास प्रक्रिया में बाधक, विकास प्रक्रिया में बाधक। लिखिए, विगत 2 दशकों में जहां एक और एनजीओ, विगत 2 दशकों में जहां एक और एनजीओ सामाजिक सेवा, सामुदायिक कल्याण आदि के क्षेत्र में सामाजिक सेवा, सामुदायिक कल्याण के क्षेत्र में जहां एक और बेहतर कार्य निष्पादन कर रहे हैं, एक और बेहतर कार्य निष्पादन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विदेशी अनुदान प्राप्त, वहीं दूसरी ओर विदेशी अनुदान प्राप्त बहुत सारे एनजीओ के द्वारा विदेशी अनुदान प्राप्त, बहुत सारे एनजीओ के द्वारा विकास प्रक्रिया को बाधित भी किया जा रहा है। विकास प्रक्रिया को बाधित भी किया जा रहा है। देखिए, जून 2014, जून
जून 2014 में इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, अन्वेषण ब्यूरो आईबी की रिपोर्ट द कंसर्टेड एफर्ट्स ऑफ फॉरेन, पहले लिख लो, हिंदी भी लिख रहा हूं, फंडेड एनजीओ efforts of selected foreign funded NGO में इस बात का जिक्र किया गया है, पहले एक लाइन लिख लो फिर मैं समझा रहा हूं, इस बात का जिक्र किया गया, जैसे आईबी ने अपनी रिपोर्ट एक पब्लिश की, अन्वेषण ब्यूरो जानते ही हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, यह जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है जो गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में कार्य करती है, इसने भारत से संबंधित खास करके विकास प्रक्रिया में क्या समस्या आ रही है उसको लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की रिपोर्ट, उसका नाम क्या था, द कंसर्टेड एफर्ट्स ऑफ सेलेक्टेड फॉरेन फंडेड एनजीओ, यानी विदेशी अनुदान प्राप्त कुछ एनजीओ के द्वारा किया गया गंभीर प्रयास, यह शीर्षक था। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया पहले समझ लो फिर नोट कराता हूं। जैसे ये देखो, रिपोर्ट कौन पब्लिश कर रहा है, कोई आम मंत्रालय, आम विभाग नहीं कर रहा है, गृह मंत्रालय का अन्वेषण विभाग अपने आप में एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है जो गोपनीय सूचनाओं को सार्वजनिक करता है, जो सुरक्षा तंत्र या निगरानी व्यवस्था के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण संगठन है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में विदेशी अनुदान प्राप्त कुछ चयनित एनजीओ के द्वारा, सेलेक्टेड एनजीओ के द्वारा भारत के विकास प्रक्रिया को बाधित किया जा रहा है और इनकी मंशा है कि भारत का डेवलपमेंट जो है उस जीडीपी ग्रोथ को रोकना। इस रिपोर्ट में कहा गया कि विगत 2 दशकों में जो इन विदेशी चंदा प्राप्त एनजीओ के द्वारा भारत में विकास प्रक्रिया को बाधित किया गया, उससे भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट पर ईयर 2 से 3% नीचे आई है और मुख्य रूप से कई क्षेत्रों का इसमें जिक्र किया गया है। जैसे मान लीजिए नर्मदा बचाओ अभियान के तहत, या कोल एक्टिविज्म के नाम पर, एंटी कोल एक्टिविज्म के नाम पर, या पर्यावरण संरक्षण के नाम पर, या कुडानुकुलम न्यूक्लियर, एक एक करके सबको समझाऊंगा, पहले ही परेशान मत हो जाना। कुडानुकुलम जो न्यूक्लियर संयंत्र है उसके डेवलपमेंट प्रोसेस को बाधित करने के नाम पर, या पूर्वोत्तर में खनन उद्योग के विस्तार के नाम पर, या जीएम फसल, समझते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को लेकर, यानी ये जो एनजीओ है ये कर क्या रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस को ही हैम्पर कर रहे हैं, इनका कुछ अपना एजेंडा है, अपना इंटेंशन है और इसी बात को इस रिपोर्ट में सार्वजनिक किया गया। प्रश्न ड्यू है, अब तक यूपीएससी ने नहीं पूछा है। कई बार मैं आपको बताया कि जो प्रश्न बहुत चर्चा में रहता है 2-3 साल 4 साल नहीं पूछता, फिर उसको ठंडे बस्ते से निकालकर प्रश्न सेट कर दिया जाता है। तो क्या लिखा आपने, फॉरेन फंडेड एनजीओ में इस बात का जिक्र किया गया है। लिखिए, आईबी ने अपनी रिपोर्ट में कई एनजीओ को निशाना बनाते हुए आईबी ने अपनी रिपोर्ट में कई एनजीओ को निशाना बनाते हुए इसे विकास प्रक्रिया को बाधित करने वाला बताया।
आईबी का मानना है विकास प्रक्रिया को बाधित करने वाला बताया। आईबी का मानना है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का मानना है कि ऐसा करने से भारत का जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी ग्रोथ रेट 2 से 3% प्रतिवर्ष नीचे गिरा है। जीडीपी ग्रोथ रेट 2 से 3% नीचे गिरा है। पैराग्राफ चेंज करके रिपोर्ट में निम्न क्षेत्रों में एनजीओ की नकारात्मक भूमिका की चर्चा की गई है। रिपोर्ट में निम्न क्षेत्रों में एनजीओ की नकारात्मक भूमिका की चर्चा की गई है। पहला, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। दूसरा, कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाओं का विरोध, कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाओं का विरोध। तीसरा, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र को, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के निर्माण में बाधा। लिखो, अभी सबको एक एक करके समझाता हूं। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के निर्माण में बाधा। नेक्स्ट, उड़ीसा में पॉस्को संयंत्र की स्थापना का विरोध। उड़ीसा में पॉस्को संयंत्र, पॉस्को प्रोजेक्ट परियोजना का विरोध। पहले लिखो, फिर सब समझाता हूं, एक एक करके बोल रहा हूं बार बार। लिखिए, वेदांता समूह द्वारा उड़ीसा में निवेश को बाधित करना, को बाधित करना। पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट में खनन उद्योग का विरोध, पूर्वोत्तर में खनन उद्योग का विरोध। जीएम फसलों, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जीएम फूड्स जानते ही हैं मेरे सारे बच्चे, के विरोध आदि। जीएम फसलों या जो फूड्स है उनके विरोध। अब एक एक करके सबको देखते हैं। सबके बारे में उदाहरण से आप समझना कि बेसिकली ये कर क्या रहे थे। जैसे मान लीजिए कुछ और आपको ऊपर लिखवाया गया कि नर्मदा बचाओ परियोजना, है ना, नर्मदा बचाओ परियोजना। दूसरा आपने लिखा कि ताप विद्युत
संयंत्र का विरोध, संयंत्र का विरोध। तीसरा आपने लिखा कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का विरोध। एक एक करके सबको आप समझें। जैसे भारत में विदेशों से अनुदान प्राप्त बहुत सारे एनजीओ कार्य कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में ताप परियोजना, जैसे कल आपको यह समझा दिया था कि अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट 4000 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट अगर बनेंगे तो कार्बन उत्सर्जन की मात्रा भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो एंटी कोल एक्टिविज्म के नाम पर ये एनजीओ, जिनको बाहर से पैसा दिया जा रहा है ताकि आप इस परियोजना को क्या करें, बाधित करें, उसके विरोध की राजनीति कर रहे हैं। नर्मदा बांध परियोजना, नर्मदा बचाओ आंदोलन में जो मेधा पाटेकर थी, उनको कई विदेशों के द्वारा बहुत सारे एनजीओ की मदद से पैसा दिया, बहुत सारे विदेशी संस्थाओं के द्वारा उनकी एनजीओ या इससे आंदोलन से संबंधित कई एनजीओ को फंड दिया गया। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, जैसे आपने कुडानुकुलम का नाम सुना होगा, तमिलनाडु में लगा है। किसके सहयोग से, कमेंट करके जल्दी से बताओ। तमिलनाडु में कुडानुकुलम न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट लगा है। उस न्यूक्लियर पावर प्लांट से एनर्जी प्रोडक्शन भी स्टार्ट है। किसके सहयोग से हम बना रहे हैं, बताओ जल्दी से, 2 मिनट के अंतर्गत। कई लोगों का हाथ भी दर्द कर रहा होगा, बहुत देर से लिखा नहीं है कुछ। सुमित ठीक हो ना? कुडानुकुलम न्यूक्लियर संयंत्र रशिया के सहयोग से हम बना रहे हैं। देखो हुआ क्या, जैसे एसके उदय कुमार एक एक्टिविस्ट था। उसने इस कुडानुकुलम न्यूक्लियर संयंत्र का विरोध किया। ये जो कुडानुकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बन रहा था, इसका विरोध किया। क्यों? इसको विदेशों से, जर्मनी से, ब्रिटेन से, अमेरिका से, फ्रांस से फंडिंग दिया गया इसकी कई एनजीओज को। इवन जो तुतिकोरिन चर्च था उसको फंडिंग की गई कि आप लोगों में यह डर फैला दें कि अगर कुडानुकुलम न्यूक्लियर संयंत्र, जो कि समुद्र के तट के निकट है, अगर समुद्र में कभी ज्वार भाटा तीव्र हुई या कभी सुनामी आई तो यह न्यूक्लियर रिएक्टर तबाह हो सकता है, जैसे जापान में दाइची संयंत्र में हुआ। जापान जो डेवलप्ड कंट्री है, जिसकी टेक्नोलॉजिकली जो बहुत साउंड है, वहां भी दाइची जैसे नाभिकीय संयंत्र, जो उसमें एक तरह से रेडिएशन हुआ, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं हुई। तो अगर कुडानुकुलम में न्यूक्लियर संयंत्र स्थापित किया जाएगा तो तमिलनाडु के उस आसपास के एरिया के लोगों का जीवन जो है उससे प्रभावित हो सकता है। एक तो रेडियोधर्मी विकिरण के कारण, और दूसरा अगर कल को कोई दुर्घटना होती है तो नाभिकीय विकिरण का खतरा होगा। तो इस एसके उदय कुमार को जर्मनी से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, अमेरिका से बहुत करोड़ों रुपए की जो है फंडिंग हुई। और ऐसी स्थिति में जब फंडिंग हुई तो इन्होंने एक इस परियोजना के विरोध को एक राजनीतिक स्वरूप प्रदान किया। देखो इन सब से होगा क्या, परियोजना डिले हो जाएगी। अगर डिले हो गई, इन्फ्लेशन आपको पता है 5 से 10%, तो जो परियोजना 10,000 करोड़ की है, अगर 5 साल डिले होगी तो वो परियोजना की लागत 15,000 करोड़ हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उत्पादन इकाई ठप पड़ेगी, उसका नुकसान होगा। तो ये सब कुछ उदाहरण हैं जो आईबी की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। कुछ और समझते हैं। पॉस्को कहां की कंपनी है? साउथ कोरिया की फर्म है, जो स्टील प्रोडक्शन में 1 to 5 में आती है। स्टील प्रोडक्शन में, लौह इस्पात उद्योग में जैसे आर्सेलर मित्तल है, निप्पन है, उसी तरह पॉस्को एक कंपनी है साउथ कोरिया की, जिसने भारत में अब तक का सबसे बड़ा एफडीआई करने को वो एमओयू पर भारत सरकार के साथ साइन करती है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 2005 में 50,000 करोड़ के निवेश से उड़ीसा में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए भारत सरकार और पॉस्को के प्रतिनिधियों के बीच समझौता हुआ, और भारत सरकार को 4,000 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित कर उन्हें देना था। परंतु 2005 से लेकर 2015 तक 10 साल बीत गए और उस परियोजना के मद में भारत सरकार मात्र 1600 हेक्टेयर के आसपास जमीन अधिग्रहित कर पाई। और आप सोचिए कि 10 साल वो एफडीआई रिलेट जो है
वह डिले हो गया। 2015 में आकर पॉस्को ने हाथ जोड़ लिया कि भारत सरकार को कि भैया आप तो रहने ही दो, जब आपको 50,000 करोड़ की चिंता नहीं है तो आगे तो राम ही जाने। और भारत में यह परियोजना स्क्रैप कर दी, खत्म कर दी गई और दक्षिण कोरिया की कंपनी ये एफडीआई प्रपोजल वापस ले चुकी। इसी प्रकार वेदांता, अनिल अग्रवाल की कंपनी है बॉक्साइट खनन के क्षेत्र में, वेदांता समूह आप सभी जानते हैं। इन्होंने भी उड़ीसा में बॉक्साइट खनन के क्षेत्र में निवेश करने के लिए स्थानीय जनजातियों को भड़का दिया गया। किसके द्वारा? एनजीओ के द्वारा। और इस परियोजना को भी डिले कर दिया गया। इसी प्रकार पूर्वोत्तर में, नॉर्थ ईस्ट में जो खनन उद्योग है उसके विकास को लेकर भी कई विरोध की राजनीति, स्थानीय एनजीओ को भड़काया गया, स्थानीय एनजीओ को फंड दिया गया और उन्होंने लोगों को वहां पर भड़काने का कार्य किया। ये सब राजनीति है। जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम फसल, उच्च गुणवत्ता के फसल, इनके विरोध की भी, किससे बीमारी हो सकता है, ये सभी एनजीओ डेवलपमेंट प्रोसेस को हैम्पर कर रहे हैं। तो ये सभी एनजीओ की भूमिका है विकास प्रक्रिया के अंशधारक के रूप में। बहुत सारे एनजीओ अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ एनजीओ ये सब भी कर रहे हैं। तो अगर आपसे मान लो इसके निगेटिव, बॉक्साइट खनन क्या होता है? एल्युमिनियम का लौह अयस्क, अयस्क समझते हो, और एल्युमिनियम जो निकलता है वो किससे? बॉक्साइट से। तो बॉक्साइट उसका अयस्क है जिससे हम एल्युमिनियम बनाते हैं। सारा चीज वैसे हम ही से पूछ लोगे का। चलते हैं अब मेन थीम पर आओ। आईबी की रिपोर्ट मैंने करा दिया। अब आप देखिए, लाभ अर्जक इकाई, संप्रभुता, विकास प्रक्रिया, थोड़ा धार्मिक उन्माद के प्रसार हेतु जिम्मेदार। जैसे भारत में कार्यरत बहुत सारे एनजीओ, उनकी मंशा क्या है कि भारत की धार्मिक विविधता या धार्मिक सद्भाव के आधार पर जो समाज है उसमें भाईचारा को नुकसान पहुंचाया जाए, इस्लाम की शिक्षा के नाम पर, इस्लाम के प्रसार के नाम पर, वो हिंदुओं के विरुद्ध में या अन्य धर्मावलंबियों के विरोध के लिए फंडिंग की जाती है। जनमत के निर्माण, देखो जनमत का निर्माण करना एनजीओ का कार्य नहीं है। एनजीओ किस लिए है? एनजीओ अधिकार आधारित मांग की बात कर सकता है, परंतु एक पब्लिक ओपिनियन के फॉर्मेशन में एनजीओ की भूमिका नहीं होनी चाहिए। एनजीओ लोगों को जागरूक करे अधिकारों के प्रति, परंतु जनमत के निर्माण में, एक तरह से चुनाव प्रक्रिया में एनजीओ की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। आज बहुत सारे एनजीओ कई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फंडेड हैं और उसके पीछे मंशा क्या है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, लीडरशिप, इन सब का चरित्र का हनन किया जाए। ये सब जो है वह एनजीओ की भूमिका है। यानी एक प्रकार से जनमत का निर्माण करना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अच्छी बात है, परंतु यह भूमिका क्या एनजीओ की है क्या? यह तो राजनीतिक दल, संस्था, संगठन, इनकी भूमिका है। हां, एनजीओ राजनीतिक दृष्टिकोण से आपको सजग कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, यह उनकी लिए अच्छी बात है, परंतु लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनमत का निर्माण, जनता किसको चयनित करे, यह अधिकार किसके हाथों में है? जनता के पास है, और यह जनता के विवेक की शक्ति के अधीन है। परंतु यह एनजीओ करते क्या है? ये बार बार जनमत के निर्माण में अपनी प्रभावी भूमिका रखते हैं। कई मीडिया हाउस हैं जो एनजीओ को फंडिंग करते हैं किसी क्षेत्र विशेष में, दलगत राजनीति के तहत किसी भी राजनीतिक दल के बारे में एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करें या किसी भी राजनीतिक दल के फेवर में आप काम करें। और सच्चाई है कि इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था कहीं ना कहीं कमजोर होती है, प्रभावित होती है। तो एनजीओ की भूमिका यहां तक बच्चों आपने देखा। चलते हैं धार्मिक उन्माद के बारे में एक दो लाइन लिखते हैं। तो अगला एक हेडिंग बनाएंगे। ठीक है प्रशांत, धन्यवाद। आओ, धार्मिक उन्माद के प्रसार हेतु जिम्मेदार। अगला एक हेडिंग बनाएंगे, धार्मिक उन्माद, नफरत, वैमनस्यता, ईर्ष्या जिसको आप कह सकते हैं, के प्रसार में एनजीओ की भूमिका सहायक। सभी एनजीओ ऐसा करते हैं क्या? कुछ, मुट्ठी भर, थोड़े बहुत। देखिए, हाल के वर्षों में भारत सरकार द्वारा खाड़ी देशों से अनुदान प्राप्त कई एनजीओ
कई एनजीओ का पंजीकरण रद्द किया गया। कई एनजीओ का पंजीकरण रद्द किया गया। कई एनजीओ का पंजीकरण रद्द किया गया। वास्तव में किसी धर्म विशेष की शिक्षा या वास्तव में किसी धर्म विशेष की शिक्षा उसके प्रचार प्रसार के नाम पर, किसी धर्म विशेष की शिक्षा, प्रदीप यहां से ठीक है, आवाज यहां से सही जा रही है। किसी धर्म विशेष की शिक्षा उसके प्रचार प्रसार के नाम पर कई एनजीओ धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने की लगातार कोशिश करते रहे हैं। कई एनजीओ धार्मिक सद्भाव यानी भाईचारा को लगातार बिगाड़ने की कोशिश करते रहे हैं। उदाहरण के रूप में जाकिर नायक द्वारा संचालित इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, उदाहरण के रूप में जाकिर नायक सुना होगा, द्वारा संचालित इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के विरुद्ध भारत सरकार की कार्रवाई आदि। जाकिर नाइक द्वारा संचालित इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के विरुद्ध भारत सरकार की कार्रवाई। बस एक दो उदाहरण आप रख देंगे, हो जाएगा। थैंक यू बाबू। यहां से हमारे एंड से तो ठीक है श्रेया, पता नहीं वहां क्या हो रहा है, कुछ थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो, है ना। चलते हैं। लास्ट में जनमत के निर्माण में भूमिका, या उसको ऐसे लिखो कि एनजीओ की राजनीतिक, एनजीओ की राजनीति में बढ़ती भूमिका, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एनजीओ की राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ती भूमिका। देखिए हाल के वर्षों में, ठीक है कोई बात नहीं, हाँ एक आधा में कहीं थोड़ा बहुत हो जाता है। वो इंटरनल सिक्योरिटी में अजय आप पढ़ना उसको, है ना। वो संगठन अलग चीज है, एनजीओ अलग बात है ना। लिखिए हाल के वर्षों में कई एनजीओ द्वारा, हाल के वर्षों में कई एनजीओ द्वारा क्या दिक्कत आ रही है? आवाज सही में, और लोग तो सही लिख रहे हैं। अमित, आवाज घट बढ़ रही है क्या?
PF5 पर आप लिख सकते हैं, उसमें जब आप इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ेंगे वहां पर, हाँ ठीक है, वो भी संगठन एनजीओ दोनों है, तो उसमें वहां लिख सकते हैं, यहां पर ठीक है। अब ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रदीप, लिखिए हाल के वर्षों में कई एनजीओ द्वारा, लाइन थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ब्रेक के बाद बोल रहा हूं थोड़ा सा इसलिए, हाल के वर्षों में कई एनजीओ द्वारा सामाजिक कल्याण की बजाय या उसके स्थान पर खाड़ी देश का मतलब जो मध्य पूर्व के देश हैं, जैसे आप कहते हो ना सऊदी, यूएई, ईरान, इराक, ये सब जो है गल्फ कंट्री में आते हैं, जिसको आप मिडिल ईस्ट कहते हैं, पूरे विश्व के मानचित्र पर वो मध्य पूर्व है, खाड़ी के निकट स्थित है। ठीक है। हाल के वर्षों में कई एनजीओ राजनीतिक गतिविधियों में सामाजिक कल्याण के नाम पर के बजाय, ये लिख रहे थे ना हम लोग, सामाजिक कल्याण के स्थान पर राजनीतिक गतिविधियों में अधिक भागीदार हो रहे हैं। राजनीतिक गतिविधियों में अधिक भागीदार हो रहे हैं। मेन पहले पर्शियन गल्फ के निकट स्थित, फारस की खाड़ी के निकट स्थित देश को हम लोग खाड़ी देश कहते थे। लिखिए, आज एनजीओ के द्वारा जनमत का निर्माण, कॉमा, आज कई एनजीओ के द्वारा, ऐसे लिखो, आज कई एनजीओ के द्वारा जनमत का निर्माण, कॉमा, चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने, कॉमा, किसी दल या नेता के समर्थन या विरोध, चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने, कॉमा, किसी दल या नेता के समर्थन या विरोध करने का प्रयास किया जा रहा है, जो लोकतंत्र को मजबूत करने के बजाय कमजोर कर रहा है, जो लोकतंत्र को मजबूत करने की बजाय और क्या कर रहा है, कमजोर कर रहा है। अब थोड़ा सा एनजीओ के मार्ग में समस्याएं क्या है उसको देख लेते हैं, और लास्ट में इससे संबंधित भारत सरकार ने क्या, तो एनजीओ के बेहतर कार्य संचालन के मार्ग में बाधा क्या क्या है, कि एनजीओ की जो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है उसके लिए क्या क्या समस्याएं हैं, बाधा क्या है, बताओ तेजी से, क्या क्या बाधाएं आपको दिखता है। जैसे आज तो वो स्लाइड नहीं लग पाई टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, कल वो डिस्कस कर दूंगा। जो इसी साल का एक क्वेश्चन है कि डोनर्स पर बढ़ती निर्भरता, उसको कल हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या क्या समस्या है एनजीओ को लेकर, बताओ तेजी से 4-5 पॉइंट। पहली क्या है कि अपने डोनर्स पर बढ़ती हुई निर्भरता। एनजीओ को फंडिंग कौन करता है, आम व्यक्ति करता है, कोई संस्था करती है, कोई संगठन करता है, कोई जो है फिलैंथ्रोपिस्ट, कोई बड़े बड़े उद्योगपति, या सीएसआर जो आप कहते हैं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके तहत फंडिंग होती है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से फंडिंग होती है। बहुत सारे डेवलपमेंट स्कीम के तहत हम एनजीओ को प्रमोट करने के लिए फंडिंग होती है। कई बार बहुत सारे बैंकों के द्वारा भी एनजीओ को फंडिंग होती है। तो पहला है डेफिशिएंसी ऑफ फंडिंग, ऑब्वियसली करेक्ट। और क्या है, राजनीतिक हस्तक्षेप। ठीक है, राजनीतिक हस्तक्षेप, जैसे मान लो एनजीओ जो है उसको हम कहते हैं स्वैच्छिक संगठन जो है
उसको लोकतंत्र का पांचवां स्तंभ आप कहते हैं। गवर्नमेंट का कम कंट्रोल, ठीक है अनुज, और बताओ। लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एक्सपर्टीज कह सकते हैं, ठीक है, और लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर्स कह सकते हैं, संजय ज्यादा बेटर रहता, या लैक ऑफ डेडिकेटेड जो है कार्यकर्ता, एम्प्लॉइज। और बताओ, पहले आप लिखो फिर मैं और उसको डील करता हूं, तब तक थोड़ा मैं चाय भी पी लूं। बताओ। पूंजीपतियों का इंटरफेरेंस, दीप्ति, ठीक है। फॉरेन का हस्तक्षेप, ठीक है। करप्शन, सही बात है, हाँ ठीक है अनुज, आ गया वो बात, ठीक है। लाल फीताशाही, ठीक है। पारदर्शिता, जवाबदेहिता का अभाव, गुड आशीष, सही बात है। हमारे बच्चे काफी इंटेलिजेंट है, थोड़ा सा ध्यान दे दोगे ना रिजल्ट आएगा इस क्लास से। जागरूकता की कमी, जहां कुछ समझ में ना आए ना वहां जागरूकता ये सब चल जाता है। देखो अगर जब कुछ समझ में ना आए तो मैं अपनी क्लास में अक्सर कहता हूं, आपको पिछली क्लास में भी कहा होगा, हाँ ठीक है, टेक्नो सेवी नहीं है हम, टेक्नोलॉजी की इन सब का बहुत लैक ऑफ अवेयरनेस सुने ना, ये सब हाँ, लोगों में नैतिकता की कमी, ठीक है। जब कुछ न सूझे ना तो लिख दो शिक्षा का अभाव, ज्ञान का अभाव, जागृति का अभाव, है ना। कई बार क्लास में कहता हूं, पानीपत के युद्ध का एग्जाम्पल देता हूं, है ना। एक बार एग्जाम में पूछा गया कि पानीपत के युद्ध का इतिहास में क्या महत्व है। जो बच्चा था वो जानता ही नहीं था कि महत्व क्या है, तो उसने अपने दिमाग का यूज करते हुए उत्तर लिखने का प्रयास किया। लिखा पानीपत का युद्ध पानीपत के मैदान में लड़ा गया। यह युद्ध दो राजाओं के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में एक राजा की जीत हुई और दूसरे की हार हुई। यह युद्ध दिन के समय में मैदान में लड़ा गया। कहने का मतलब कुछ सब्सटैंशियल चीजें आप पहले रखें, है ना। एनजीओ के मेंबर्स की रूढ़िवादी सोच, ठीक है। लोगों में नैतिकता, ठीक है। ऑडिटिंग, गुड, ये एक अच्छी कि सोशल, लैक ऑफ सोशल ऑडिटिंग, सामाजिक अंकेक्षण का अभाव, ये हुआ सब्सटैंशियल पॉइंट। राष्ट्र के लिए कार्य न करके धन के लिए कार्य करना, सही बात है। क्या था, ब्रिलियंट था भाई बंदा, मतलब क्या लिख रहे हो। नॉट टू फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करते हैं। कुछ संदर्भ में कह सकते हो लेकिन ऐसा नहीं है। चलते हैं, ठीक है। थोड़ा क्या क्या सबको मैं एक जगह समराइज कर देता हूं पहले, फिर पॉइंट फॉर्म में नोट कर लेंगे। पहला क्या है, पूर्वाग्रह की भावना, एनजीओ का प्रॉफिट नेचर, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए तो बता ही दिए, ठीक है, सभी सही है। रंजन थोड़ा शॉर्ट लिखा करो यार, उतना टाइम लग जाता है। जैसे समझते हैं क्या। पहला क्या है कि एनजीओ की डिपेंडेंसी अपने डोनर संस्था पर है, और डोनर संस्था जो है, अगर आप अपने आय के लिए, अपने कार्य संचालन के लिए किसी अन्य पर आपकी निर्भरता होगी, तो ऐसी स्थिति में दो बातें होंगी। आप कार्य संचालन के क्रम में कितना फंड खर्च होगा, इसके लिए आप अपने मिले हुए फंड के अकॉर्डिंग आप एस्टिमेशन करेंगे, कार्य करेंगे। जैसे मान लो कोई एनजीओ है जिसको गरीबी निवारण के लिए ग्रास रूट पर कार्य करना है, और इस मद में उसे 2 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन उसे दानकर्ताओं के द्वारा अब तक जो भी राशि मिली है मात्र वो 1 करोड़ रुपए है। ऐसी स्थिति में वो कार्य तो ऐसा नहीं कि बंद करेगा, परंतु जो कार्य करना चाहिए था वो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी एफिशिएंसी के साथ वो नहीं कर पाएगा। और अगर डोनर पर डिपेंडेंसी है तो वह एक जो है एरिया ऑफ फोकस जो है उसका कहीं ना कहीं कार्य पर कम और दानकर्ताओं पर अधिक रहेगा। तो दानकर्ताओं पर अधिक निर्भरता बेहतर कार्य संचालन में बाधक होती है, नंबर 1। अगर डोनर्स पर हमारी डिपेंडेंसी है तो प्रॉपर फंक्शनिंग को लेकर समस्या है।
अगर सोशल ऑडिटिंग ही नहीं हो, अगर समाज के लोग जमीनी स्तर पर जाकर उसका मूल्यांकन न करें, या भारत सरकार की सर्विलांस जो भी सिस्टम है उसके तहत प्रॉपर ऑडिटिंग और सर्विलांस रिलेटेड, अगर मॉनिटरिंग रिलेटेड अगर बेहतर जवाबदेही तंत्र न हो, तो फिर एनजीओ क्या कर रहे हैं कैसे पता चलेगा? एनजीओ अधिकतर अपने कुल खर्च का 50% तक पहले ऑपरेशन के मद में एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च के रूप में दिखाते थे। जैसे मान लो किसी एनजीओ को 1 करोड़ रुपए मिला, पहले, हालांकि भारत सरकार ने भी संशोधन कर दिया है, पहले वो अपने कुल खर्च का 50% प्रशासनिक मद में खर्च में दिखाते थे। तो बड़े मामले में पैसों की जो है वह घपलेबाजी होती थी कि जिस मद के लिए पैसा दिया गया वहां नहीं। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी के कन्वर्ट करने में यह एनजीओ एक चैनल था। घूसखोरी के लिए एनजीओ एक चैनल था। लाभ अर्जक इकाई के रूप में एनजीओ की बाढ़ आ गई। यानी एनजीओ को लेकर ये सारी कुछ सामाजिक सांस्कृतिक जो है वह भी समस्या है। जैसे आप समझिए, यूएस में या अन्य पश्चिमी देशों में एज अ करियर अगर आप एनजीओ ऑप्ट करते हैं तो यह सामाजिक स्तर पर एक प्रतिष्ठा की बात है कि अब व्यक्ति जो है वह सामाजिक कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। लेकिन हमारे देश में अगर कोई व्यक्ति राजनीति को एज अ करियर ऑप्ट करे, या पहले स्पोर्ट्स को एज अ करियर ऑप्ट करे, या एनजीओ को एज अ करियर ऑप्ट करे, या पहले मीडिया को एज अ करियर ऑप्ट करे, तो इसको लेकर समाज 50 आपत्तियां दर्ज करता था। जब से कॉर्पोरेट मीडिया का कल्चर आया, मीडिया इस चीज से बाहर हो गया। कुछ नहीं है तो पत्रकार हैं, कुछ नहीं है तो ये कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि हम में से कितने लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने भविष्य के लिए एज अ करियर हम राजनीति को ज्वाइन करें। पहले दिन मां बाप जो है आप पर भड़क जाएंगे, अरे भैया पढ़ लो, चले हो राजनीति करने। अगर हम इस देश के हालात को सुधारना चाहते हैं तो सुधारने के लिए हमें अपने करियर की परवाह किए बिना उस राजनीति में, उस दलदल में कूदना होगा। आए दिन हम फला नेता पर टीका टिप्पणी करते हैं कि ये बेईमान है, ये अच्छा है, ये वो अच्छा है। अरे भाई, तुम अगर इतना ही राजनीति को पाक साफ करना चाहते हो तो तुम एक व्यक्ति के रूप में तुमने क्या किया? यही बात एनजीओ पर भी लागू होती है कि एनजीओ में एज अ करियर ऑप्ट करने को लेकर समाज के स्तर पर उसको लेकर कोई न तो जागरूकता है, न तो कोई संवेदनशीलता है। तो इस प्रकार को एज अ करियर हम ऑप्ट नहीं कर सकते। और बहुत सारी बातें हैं कि जैसे एनजीओ को लेकर, मान लीजिए कोई नारीवादी संगठन है, कोई महिलाओं को लेकर एनजीओ है, पैट्रियार्कल माइंडसेट है, अतः ऐसी स्थिति में लैंगिक भेदभाव संबंधित पूर्वाग्रह दिमाग में पहले से ही है। अरे क्या होगा महिलाओं के लिए काम करके, महिलाएं तो जैसी थी वैसी ही रहेंगी। अगर इस प्रकार की प्रेजुडिस आप में है, इस प्रकार का अगर बाइस्ड आपका वैल्यू सिस्टम है, तो कभी भी ग्रास रूट पर आउटपुट नहीं दिख। रेड टेपिज्म की बात की वो भी है। तो कुछ पॉइंट फॉर्म में नोट करते हैं, लिखो। मार्ग में बाधाएं निम्न हैं। आ रहे हैं सोनाली, उन सब पे भी बात करेंगे। हाँ, धार्मिक रूढ़िवादिता भी मान सकता हूं एक संदर्भ में। लिखिए, एनजीओ के मार्ग में निम्न बाधाएं हैं। पहला लिखिए, देखिए, सामाजिक कल्याण हेतु दानकर्ताओं पर बढ़ती निर्भरता, दानकर्ताओं पर निर्भरता, सामाजिक कल्याण हेतु दानकर्ताओं पर बढ़ती निर्भरता के कारण कई स्तरों पर समस्या, ठीक है, सिवा आ रहे हैं उस पर भी, कई स्तरों पर समस्या। दूसरा, सेकंड, सामाजिक कल्याण के स्थान पर इसे पैसे कमाने का जरिया समझना, सामाजिक कल्याण के स्थान पर इसे पैसा बनाने या कमाने का जरिया मानना। नेक्स्ट,
कुशल व समर्पित पेशेवरों, कुशल स्किल्ड एंड प्रोफेशनल्स या डेडिकेटेड, कुशल एवं पेशेवर श्रमिक या कर्मियों का अभाव या कार्यकर्ताओं का अभाव। नेक्स्ट, एनजीओ की निगरानी संबंधित व्यवस्था की अपर्याप्तता, एनजीओ के निगरानी संबंधित व्यवस्था की अपर्याप्तता। नेक्स्ट, समय समय पर सरकार द्वारा, इसको भी लिखो, समय समय पर सरकार द्वारा एनजीओ पर नियंत्रण के सख्त प्रयास, एनजीओ पर नियंत्रण के सख्त प्रयास। नेक्स्ट, देखिए, समाज के स्तर पर एनजीओ की विश्वसनीयता को लेकर समस्या, समाज के स्तर पर एनजीओ की विश्वसनीयता को लेकर समस्या। नेक्स्ट, सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिटिंग का अभाव। नेक्स्ट, जमीनी स्तर पर विद्यमान, जमीनी स्तर पर विद्यमान विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक बाधाएं, सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक बाधाएं। नेक्स्ट, जवाबदेह एवं पारदर्शी तंत्र का अभाव। काफी है, जवाबदेह एवं पारदर्शी तंत्र का अभाव। अब अगला लास्ट देखते हैं, एनजीओ पर नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास। कि सरकार एनजीओ पर नियंत्रण के लिए, नकेल कसने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है। जैसे अभी एफसीआरए एक्ट बहुत चर्चा में रहा है, यूपीएससी ने 2015 में सवाल भी पूछा। अभी 2020 में एफसीआरए एक्ट में संशोधन किया गया है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में। तो ये न्यूज में है, और मानकर चलो, डबल ट्रिपल टिक कर लो, प्रश्न ड्यू है, दिखेगा। अंकेक्षण मतलब ऑडिटिंग, जहां समाज के लोग किसी भी संस्था, संगठन के कार्य प्रणाली का मूल्यांकन करते हैं। ऑडिट करना नहीं समझते उसे, ऑडिट करना मतलब उसका छानबीन करना, तहकीकात करना कि वो वास्तव में किस मद में कितना कार्य कर रहा है, जो पैसा मिला है उसका जो है कितना खर्च सही किया अथवा नहीं किया, मतलब उसकी जांच पड़ताल, ऐसे आप समझें। भारत सरकार द्वारा अभी एफसीआरए एक्ट लाया गया, थोड़ा सा नकेल कसने की कवायद कैसे शुरू हुई और इसके पीछे सरकार की क्या तर्क है। जैसे देखो, लोकतंत्र में मैंने कहा आपको कि लोकतंत्र का 5वां स्तंभ कहते हैं हम स्वैच्छिक संगठनों को। जैसे लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। पॉइंट 6 क्या है, लिखो संजय, क्या है समझाता हूं, लिखो दोबारा आप, क्या पॉइंट 6 है, मुझे थोड़ी याद है पॉइंट 4 में, लिखो संजय क्या है पॉइंट। जैसे लोकतंत्र में 3 स्तंभ आप सबको पता है, कौन, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। चौथा स्तंभ आप कहते हो मीडिया,
पांचवा स्तंभ हम कहते हैं स्वैच्छिक संगठन। उसी स्वैच्छिक संगठन में एनजीओ भी है। एक तरह से एनजीओ जो है वह ग्रासरूट लेवल पे कार्य करते हैं, सामाजिक क्षेत्र के लिए कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर सरकार एनजीओ पर नकेल अधिक रखेगी तो भी समस्या, और न रखे तो भी समस्या। तो समय समय पर सरकार द्वारा एनजीओ की प्रॉपर फंक्शनिंग, कार्य प्रणाली पर नियंत्रण के प्रभावी प्रयास किए गए। और इस क्रम में सबसे पहले एफसीआरए एक्ट 1976 का आया। थोड़ा सा उस एक्ट को समझने के लिए हम एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976। अब देखो, इस एक्ट को कई बार समाज के स्तर पर विश्वसनीयता की समस्या, छठा पॉइंट ये था ना, ठीक है। विश्वसनीयता क्या हुआ, समाज में आप पैसा भले दे रहे हो लेकिन क्या आपको पता है, हम लोग आम लोग क्या समझते हैं, अरे यार पैसा दोगे एनजीओ पैसा खा जाएगा, कुछ काम वाम तो लोग करेगा नहीं। अगर यह ट्रस्ट डेफिसिट होगा तो एक दो लोग जो थोड़े परोपकारी हृदय वाले होंगे वो तो आपको पैसा दे देंगे, लेकिन अधिकतर लोग आपको पैसा देने से कतराएंगे। तो कहीं ना कहीं एनजीओ की प्रति विश्वसनीयता का अभाव है। जैसे हम कहते हैं ना, पुलिस को लेकर हमें कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। हमें लगता है पुलिस है तो पता नहीं सही होगा, या अधिकतर पुलिस भ्रष्ट ही, ऐसी एक आम धारणा हो गई। जबकि पुलिस सभी थोड़ी भ्रष्ट है, अधिकतर पुलिस अच्छी है, एक आधा कुछ लोग ऐसे हों। तो एक जो विश्वसनीयता है कि यह सही में जाकर ग्रासरूट लेवल पर गरीबों की मदद करेंगी, इस प्रकार की विश्वसनीयता एनजीओ को लेकर नहीं है। क्लियर है संजय? देखो, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसमें कई बार अमेंडमेंट हुआ है। जैसे 2010 में हुआ, 2020 में हुआ, और समय समय पर उसमें कुछ प्रावधान जोड़े गए ताकि एनजीओ की कार्यप्रणाली को बेहतर किया जाए। अगर विदेशों से पैसा आ रहा है किसी संस्था को और अगर उस पैसे पर नजर नहीं रखी गई तो उस पैसे का दुरुपयोग भारत के विरुद्ध में किसी भी साजिश षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए हो सकता है। जो भी बाधाएं अभी बताया, सब में विदेशी चंदा प्राप्त थे। तो सरकार ने क्या किया, इमरजेंसी के दौरान कुछ घटनाक्रम घटित हुई। जैसे 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा इमरजेंसी लागू की, आपातकाल, और आपातकाल के दौरान ऐसा कांग्रेस सरकार का उस समय मानना था कि विदेशों से इंदिरा गांधी की, ठीक है जो भी आप, विदेशों से इंदिरा गांधी सरकार को गिराने की कोशिश की गई थी, जिसमें मीडिया कर्मियों को, कार्टूनिस्ट को या प्रशासनिक अधिकारियों को, सरकार के कर्मचारियों को फंडिंग की गई थी ताकि वह सरकार के विरुद्ध असंतोष जो है वह उत्पन्न कर पाए। और इसी कारण भारत सरकार ने 1976 में 76 में एक एक्ट लाया। उस एक्ट के प्रावधान आज भी संशोधन के बावजूद एज इट इज है। तो थोड़ा पहला एक हेडिंग बना लें, विदेशी अनुदान नियंत्रण कानून 1976। ठीक है बबीता अग्रहारी, स्वागत है। चलिए, आपका नाम कुछ और आ रहा है लिखा हुआ इसलिए बोला। ठीक है, लिखो पहले। देखिए, भारत सरकार द्वारा एनजीओ, भारत सरकार द्वारा एनजीओ के कार्यप्रणाली पर नियंत्रण हेतु, कार्यप्रणाली पर नियंत्रण हेतु समय समय पर विभिन्न कानूनों का निर्माण किया गया है। समय समय पर विभिन्न कानूनों का निर्माण किया गया है। उन्नीस 1975 में आपातकाल के दौरान उन्नीस 1975 में
आपातकाल के दौरान भारत सरकार को गिराने के उद्देश्य से भारत सरकार को गिराने के उद्देश्य से विदेशों से कई एनजीओ, पत्रकार, मीडिया हाउस कर्मी या मीडिया कर्मी, पत्रकार, मीडिया कर्मी को फंडिंग की गई जिससे सरकार के विरुद्ध जन आंदोलन चलाया जा सके। अतः इसके लिए एफसीआरए 1976 बनाया गया, एफसीआरए एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसके मुख्य प्रावधान निम्न थे। अतः इसके लिए एफसीआरए एक्ट बनाया गया जिसके मुख्य प्रावधान निम्न थे। जिसके मुख्य प्रावधान निम्न थे, लिखिए, निम्न व्यक्तियों को किसी भी रूप में विदेशों से चंदा लेने की अनुमति नहीं होगी। निम्न व्यक्तियों को विदेशों से किसी भी रूप में चंदा या उपहार या कोई भी भेंट लेने की अनुमति नहीं होगी। पहला, भारत सरकार व राज्य सरकार के कर्मचारी भारत सरकार व राज्य सरकार के कर्मचारी। दूसरा, न्यायाधीश, जज, पत्रकार, कार्टूनिस्ट आदि, पत्रकार, संपादक, कार्टूनिस्ट आदि, न्यायाधीश, जज सेकंड। थर्ड, पत्रकार, कार्टूनिस्ट, संपादक आदि। नेक्स्ट, राजनीतिक दल व इसके प्रतिनिधि। राजनीतिक दल व इसके प्रतिनिधि, इनको मनाही है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि भारत में विदेशी अनुदान प्राप्त एनजीओ को, भारत में विदेशी अनुदान प्राप्त एनजीओ निम्न क्षेत्र में कोई भी प्रयास नहीं कर सकता है। भारत में विदेशी अनुदान प्राप्त एनजीओ निम्न क्षेत्र में कोई भी प्रयास नहीं कर सकता है। पहला, भारत की एकता, अखंडता व संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने हेतु भारत की एकता, अखंडता एवं
संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने हेतु, यानी वो क्या नहीं कर सकता, तो भारत की जो भी क्षेत्रीय अखंडता है, संप्रभुता है, इनको नुकसान पहुंचाने की कोई। दूसरा, सामाजिक धार्मिक सद्भाव या भाईचारा को नुकसान पहुंचाने हेतु, जो भी सामाजिक धार्मिक भाईचारा है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता। तीसरा लिखिए, निष्पक्ष चुनाव एवं विधायी प्रक्रिया, निष्पक्ष चुनाव, थर्ड लिख लो, तो निष्पक्ष चुनाव एवं विधायी प्रक्रिया यानी कानून निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करने हेतु निष्पक्ष चुनाव व विधायी प्रक्रिया को प्रभावित करने हेतु। नेक्स्ट, किसी भी राष्ट्र से भारत के मित्रतापूर्ण संबंध को नुकसान पहुंचाने हेतु, किसी भी राष्ट्र से भारत के मित्रतापूर्ण संबंध को नुकसान पहुंचाने हेतु, जैसे मान लीजिए भारत का रशिया के साथ मित्रतापूर्ण संबंध है, अब उसको नुकसान पहुंचाने के लिए कोई एनजीओ अगर ऐसा करेगा तो एक तरह से राष्ट्र के विरुद्ध ये गलत कार्रवाई होगी, तो उसकी अनुमति नहीं होगी। चुनाव की प्रक्रिया, जो निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया है, जो अन्य विधायी प्रक्रिया है, उसको वो प्रभावित नहीं कर सकता। इसी प्रकार वह भारत की एकता, अखंडता, इन सब को प्रभावित करने के लिए जो भी सामाजिक धार्मिक सद्भाव है, भाईचारा है, उसको बिगाड़ने की कोशिश नहीं कर सकता। तो ये सब क्या है, ये सब इस नियम के तहत। सबसे बड़ी बात जो कही गई, इसमें अगला जो पार्ट है उसको समझ लेते हैं पहले। जैसे मान लीजिए कोई एनजीओ है ए और इसको चंदा लेना है विदेशों से, मान लीजिए इसको विदेश से चंदा लेना है, अनुदान लेना है, तो एक के लिए इसके लिए एक प्रक्रिया है कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो भारत सरकार का गृह मंत्रालय है, उसके अधीन एक एफसीआरए विभाग है, उससे एफसीआरए लाइसेंस लेना होगा, यानी एफसीआरए लाइसेंस प्राप्त करना होगा, तभी वह एलिजिबल होगा कि वह विदेशों से कोई भी चंदा प्राप्त कर सके। जैसे मान लो मेरी कोई एनजीओ ए और पहले तो 2 से 3 साल कार्य संचालन के हुए, तब मैं एलिजिबल हूंगा कि हम चंदा ले सकते हैं। अब अगर अमेरिका की किसी कंपनी से मुझे चंदा लेना है तो उसके लिए एक प्रक्रिया है कि भारत सरकार का गृह मंत्रालय के अधीन एफसीआरए डिपार्टमेंट है, उसमें जाकर अपने बारे में सारी बातें रखनी होती है, उनसे आपको एफसीआरए लाइसेंस लेना पड़ता है, और इसका बशर्ते एक अकाउंट खुलता है जो नए संशोधन में नई दिल्ली में ही होगा, और उस अकाउंट में ही विदेश से पैसा आएगा। ये एक प्रावधान बनाया गया। अभी संशोधन की बात नीचे लिखवाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तीसरा पॉइंट में पैराग्राफ वहीं पर चेंज करके थर्ड में लिखिए, लिखिए कोई लिमिटेशन रवि नहीं है, उसके लिए आपको प्रूफ देना होगा, डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, है ना। लिखिए थर्ड पॉइंट, लिखिए विदेशों से अनुदान हेतु किसी भी एनजीओ को पहले, विदेशों से अनुदान हेतु किसी भी एनजीओ को पहले भारत सरकार के गृह मंत्रालय
किसी भी एनजीओ को अनुदान लेने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय से FCRA लाइसेंस प्राप्त करनी होगी। पहले था कि इसको 5 वर्ष के बाद आप इसको नवीनीकृत कर सकते, मॉडिफाई कर सकते हैं, संशोधित कर सकते। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के से FCRA लाइसेंस प्राप्त करनी होगी। अब देखो, वर्तमान में बहुत सारी बातें जो है अभी न्यूज में रही, जैसे FCRA लाइसेंस में FCRA एक्ट में संशोधित किया गया 2020 में, और उसमें कुछ मुख्य प्रावधान जोड़ दिए गए। जैसे क्या क्या प्रावधान जोड़े गए, कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान है जहां से प्रश्न बनने ही बनने हैं। जैसे पहला, इसके तहत क्या किया गया कि कोई भी एनजीओ जो है, जितना भी उसको पैसा मिलता है, उस पैसे का 20% से अधिक वह प्रशासनिक मद में खर्च नहीं कर सकता। अच्छी बात थी इस एक्ट के तहत। जैसे मान लो कोई एनजीओ है, उसको 100 रुपया मिला, तो उसमें से अधिक वह 20 रुपया प्रशासनिक मद यानी जरूरत की ऑफिस संबंधित उसमें खर्च कर सकता है। पहले यह 50 रुपया तक, यानी पहले क्या था कि 50% तक वह अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर में खर्च करता था। लाइसेंस लेना होगा, बिल्कुल लेना होगा, बिना लाइसेंस के रंजन आपको पैसा ही नहीं आएगा आपके अकाउंट में। अब देखो इसमें और क्या किया गया। बैंक ऑफ इंडिया में नहीं बता रहा हूं, पहले रंजन सुन लो पूरा। जैसे अब सुनो क्या है कि इस नए एक्ट के तहत आपको नई दिल्ली में FCRA एक लाइसेंस के तहत जो पैसा लेना है, उसके लिए आपको अकाउंट नई दिल्ली में खोलना होगा। जैसे मान लो केरल में आपका एनजीओ है, आपको विदेशों से पैसा लेना है। प्रशासनिक मद मतलब ऑपरेशन से रिलेटेड खर्च, जैसे ऑफिस के कार्य संचालन के लिए जो भी खर्च है, आप अपने लोगों को रखते हैं, उनको सैलरी देंगे, या अन्य जो भी आपका ऑफिस को चलाने के लिए जो खर्च है, मान लीजिए केरल में आपकी एनजीओ है और आपको मान लो ओमान से पैसा लेना है। ऐसी स्थिति में पहले उस एनजीओ को एक अपना खाता कहां खोलना होगा, नई दिल्ली के SBI में, जो SBI बैंक का नई दिल्ली शाखा है, वहां एक FCRA अकाउंट खोलना होगा। हां, इसके करस्पॉन्डिंग आप अन्य किसी भारत के बैंक में एक और खाता खोल सकते हैं, लेकिन जो भी पैसा आएगा वो कहां से आएगा, कहां को आएगा, यानी अगर विदेश से आया तो वो आएगा पहले SBI दिल्ली के आपके अकाउंट में, फिर आप उसको डिसबर्स कर सकते हैं, वहां से किसी अन्य अकाउंट में ले जा सकते हैं। और जितने भी एनजीओ में कार्यरत लोग हैं, सभी का आधार मैंडेटरी होगा, या अगर मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति है तो उसका पासपोर्ट, ये उसमें मैंडेटरी होगा। नया प्रावधान क्या है, यहां से प्रश्न बनेगा। जैसे एक देखो अच्छी बात क्या है कि बहुत सारे प्रॉफिटेबल जो ऑर्गेनाइजेशन की तरह क्यों हो गए थे, लाभ अर्जक इकाई के रूप में, जितना पैसा मिलता था उसमें से अधिकतर वो प्रशासनिक मद में खर्च दिखा देते थे। जैसे मान लीजिए पैसा खुद जो है अपने पे खर्च कर लिया और दिखा दिया ऑफिस के मेंटेनेंस या ऑफिस मद में कार्य करने में। अब भारत सरकार ने क्या कर दिया, नकील कस दिया है और कहते हैं कि आप 20% से ज्यादा नहीं खर्च कर सकते एडमिनिस्ट्रेटिव। दूसरा, आपको लिखित ब्यौरा देना होगा, हर साल आपको अकाउंट का अपना लिखित ब्यौरा देना होगा। FCRA में संशोधन को लेकर भारत सरकार ने जो हालिया प्रयास किए हैं उसमें क्या है उसको लिखते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में FCRA संशोधन कानून पारित किया गया। FCRA संशोधन कानून पारित किया गया जिसमें निम्न बातों को शामिल किया गया, जिसमें निम्न बातों को शामिल किया गया। पहला लिखो, फर्स्ट पॉइंट,
थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, आज एनजीओ खत्म करना है। पहला लिखिए, एनजीओ के संचालन हेतु एनजीओ के संचालन हेतु 20% से अधिक राशि का प्रयोग 20% से अधिक राशि का प्रयोग प्रशासनिक खर्च में नहीं किया जा सकता। प्रशासनिक खर्च में नहीं किया जा सकता 20% से अधिक। सेकेंड पॉइंट, विदेशों से अनुदान हेतु भारत में कार्यरत किसी भी एनजीओ को विदेशों से अनुदान हेतु भारत में कार्यरत किसी भी एनजीओ को एसबीआई नई दिल्ली में अपना खाता खोलना होगा, अकाउंट खोलना होगा। एफसीआरए नई दिल्ली में, सॉरी एफसीआरए नहीं, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली में अपना खाता अकाउंट खोलना होगा तथा इसी खाते में ही को डैश दे दो, अंडरलाइन कर लो, एवं इसी खाते में ही विदेशों से अनुदान प्राप्त किया जा सकेगा। इसके साथ साथ इस खाते में अन्य कोई लेन देन नहीं होगा। इस खाते में अन्य कोई लेन देन नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, एनजीओ में कार्यरत सभी व्यक्तियों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। कार्यरत सभी व्यक्तियों के लिए आधार अनिवार्य होगा। यदि कोई विदेशी कार्य कर रहा है तो उसके लिए पासपोर्ट अनिवार्य होगा। यदि कोई विदेशी कार्य कर रहा है तो उसके लिए पासपोर्ट अनिवार्य होगा। नेक्स्ट, कोई भी एनजीओ अपनी कार्य समाप्ति के पश्चात अपना एफसीआरए लाइसेंस भारत सरकार को वापस सौंप सकता है। अपना एफसीआरए लाइसेंस भारत सरकार को वापस सौंप सकता है। नेक्स्ट, एफसीआरए का लाइसेंस 3 वर्षों तक वैध होगा। एफसीआरए का लाइसेंस 3 वर्षों तक वैध होगा, वैलिड होगा। समाप्त होने से 6 माह पूर्व इसे रिन्यूअल नवीनीकृत किया जा सकेगा।
है ना। अब देखो, ये तो भारत सरकार ने संशोधन किया है, अब कुछ इसकी आलोचना हुई है। हालांकि आलोचना पर हम अधिक ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि भारत सरकार ने अगर कानून पास किया है तो इससे संबंधित क्या है, जैसे कुछ आपत्तियां जेन्युइन है। जैसे आपत्तियां क्या है कि मान लीजिए आप ऑपरेशनल जो खर्च है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर 20% किया जाना बहुत लॉजिकल भी नहीं है। कई बार खर्च अधिक होते हैं महंगाई के कारण, कोई बड़ा शहर है वहां पर रेंट महंगा है, बहुत तरह की बातें हैं। तो प्रशासनिक मद में 20% की राशि निर्धारित किया जाना बहुत व्यावहारिक फैसला नहीं है। एक तो पहली समस्या। दूसरा, आधार को अनिवार्य किया जाना। जैसे सर्वोच्च न्याय अपने पहले फैसले में भी कह चुका है कि आधार जो है वो अनिवार्य नहीं है। 3 साल तक लाइसेंस जो है वैलिड होगा और खत्म होने से 6 माह पूर्व यानी 2.5 साल के बाद आप अपने लाइसेंस को रिन्यूअल कर सकते हैं, है ना, ये आप कर सकते हैं। अब देखो दूसरी आपत्ति, जब सर्वोच्च न्यायालय भी कह चुका है कि आधार मैंडेटरी नहीं है, तो यहां पर आधार को मैंडेटरी किया जाना बहुत तर्कसंगत नहीं है। एक प्रकार से सरकार द्वारा। दूसरा, एफसीआरए लाइसेंस अकाउंट सिर्फ नई दिल्ली शाखा में खोलना है, इसका मतलब आपको अन्य शाखाओं की विश्वसनीयता पर संदेह है। वही एसबीआई पटना में जाकर खोल लें, एसबीआई हम जो है चेन्नई में जाकर खोल लें, या एसबीआई कहीं, ऐसी स्थिति में अगर हम वहां जाकर खोल लें तो यह सही नहीं। दुर्गेश मुझे याद नहीं है तीसरा पॉइंट क्या है। अब ऐसी स्थिति में हम अपनी ही संस्थाओं पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। भारत सरकार के संदर्भ में कह रहा हूं कि सिर्फ वहीं खोला जाएगा, एफसीआरए एसबीआई नई दिल्ली में आप खोल लें और जगह नहीं। हां, अन्य जगह कोई अन्य खाता खोल सकते हैं। जितना पैसा आएगा, जो बाहर से पैसा आएगा, सिर्फ उसी में रहेगा और कोई लेन देन नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सरकार स्ट्रिक्ट है। हालांकि सरकार का भी इसके पीछे साउंड आर्गुमेंट है कि गोधरा हत्याकांड, गोधरा जो कांड के बाद इस देश में बहुत सारा फंड आया है जो देश के धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए, आतंकवाद के नाम पर फंडिंग हो रही है, आतंकवाद को प्रमोट करने के लिए। आज कई एनजीओ हैं जो बहुत सारे ऐसे आतंक फैलाने वाले युवाओं की भर्ती कर रहे हैं। तो ये सब सरकार की कवायद है कि किसी प्रकार एनजीओ पर नकेल कसा जाए। अब देखो लास्ट में ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं? ओवरऑल हम यही कह सकते हैं ना कि एनजीओ की कार्यप्रणाली पर क्या पूरा संदेह किया जा सकता है क्या? नहीं। मान लो भारत सरकार ने पिछले 7-8 वर्षों में 24,000 से अधिक एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया, रजिस्ट्रेशन रद्द किया। इसका मतलब अगर 35 लाख एनजीओ कार्यरत है और उसमें से मात्र 20-24 हजार एनजीओ ही एफसीआरए लाइसेंस उनका रद्द किया गया, रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया, तो क्या ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि सभी एनजीओ गलत ही हैं? क्या मुट्ठी भर एनजीओ के गलत प्रदर्शन के कारण हम पूरे एनजीओ की कार्यप्रणाली पर संदेह उठा सकते हैं? आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑल एम्प्लॉइज रिलेटेड टू एनी एनजीओ, मतलब किसी भी एनजीओ में कार्यरत जितने लोग हैं सबका आधार अनिवार्य होगा। दूसरा, अगर कोई विदेशी काम कर रहा है आपके एनजीओ में तो उसका पासपोर्ट अनिवार्य होगा। ठीक है दुर्गेश? अब देखो सरकार क्या कर रही है, एनजीओ पर थोड़ा टाइट क्यों हो रही है? जैसे ओवरऑल क्या हम एनजीओ की कार्यवाही पर शक कर सकते हैं? कुछ मुट्ठी भर एनजीओ अगर ऐसा है तो सभी एनजीओ ऐसे भी नहीं है। एनजीओ डेवलपमेंट के स्टेक होल्डर्स हैं, जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, पिछले 7-8 वर्षों में 24,000 से अधिक एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ। उसके पीछे कारण है, जैसे मान लो कुछ टेक्निकल कारण समझना। मान लीजिए मुखर्जी नगर के इस ऑफिस का एड्रेस ये था एनजीओ का, परंतु अब यह जो है वह राजेंद्र नगर एनजीओ शिफ्ट हो गया, परंतु एड्रेस जो है चेंज नहीं कराया। कई सारे एनजीओ हैं जिन्होंने अपना लिखित आय व्यय का ब्यौरा नहीं दिया सरकार को। कई सारे एनजीओ हैं जिनमें कार्यरत एम्प्लॉय का ब्यौरा नहीं है। कई सारे एनजीओ हैं जो अपने फंड से रिलेटेड उसमें डिस्क्रिपेंसीज है, ट्रांसपेरेंसीज का अभाव है।
तो इन सब कारणों से भारत सरकार ने बहुत सारे एनजीओ का लाइसेंस रद्द किया या उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया। हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि कुछ हजार एनजीओ अगर अच्छा नहीं कर पाए तो लाखों एनजीओ ऐसे ही हैं। आपको एनजीओ को प्रमोट करना है। लोकतंत्र में वह विकास प्रक्रिया के अग्रणी दूत हैं। हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि सिर्फ एनजीओ पर संदेह कर सकते। इसलिए सरकार भले नीतियां बनाती हो, लेकिन एनजीओ को विकास प्रक्रिया में उनकी अग्रणी भूमिका को सरकार भी जानती है। तो अगर लास्ट में ओवरऑल हम एनजीओ के बारे में हमको डिफेंड करना हो तो हम क्या कहेंगे कि एनजीओ ग्रासरूट लेवल पे डेवलपमेंट के डिफरेंट एरियाज में कार्य करते हुए विकास प्रक्रिया को गति प्रदान कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, एनी डाउट रिलेटेड टू एनजीओ? कल हम लोग स्वयं सहायता समूह के बारे में पढ़ेंगे। स्वयं सहायता समूह क्या है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, कैसे क्या होता है, और इसके बाद हम लोग एजुकेशन और हेल्थ उठाएंगे। ठीक है, एनी डाउट? सरकार जो हिसाब लेती है, बिल्कुल उबैस, सरकार लिखित ब्यौरा, प्रत्येक एनजीओ को अपना वार्षिक विवरण देना होता है कि कितना पैसा आया, क्या किया, किस मद में। बहुत सारे एनजीओ का रजिस्ट्रेशन इसलिए भी तो रद्द कर दिया कि उन्होंने अपना आय व्यय का ब्यौरा ही नहीं दिया। बिल्कुल हिसाब लेती है वैश, बिना हिसाब लिए कैसे? तब तो बहुत बड़ी धांधली हो जाएगी। हाँ, किसान आंदोलन में भी कई जो है एनजीओ जो है एक तरह से सरकार के विरोध में मुहिम, वही तो बता रहा था कि एनजीओ राजनीतिक गतिविधियों में है। किसान आंदोलन एक प्रकार से राजनीतिक आंदोलन ही तो था। मूल्यांकन लिखवा दूंगा कल 5 मिनट। जो आदेश सोनू, पहला स्लाइड। चलो, और 2-4 मिनट शुरू में अगर लेट होता है ना तो इतनी व्यग्र ना हो जाए। मैं आपसे अधिक प्रॉम्प्ट रहता हूं, 6 बजे से पहले हाजिर रहता हूं। कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ आ जाता है ना, तो 2-4 मिनट थोड़ा बर्दाश्त भी किया जा सकता है। क्या लिखा है निशान, समझ नहीं पा रहा हूं। पासपोर्ट वापस कर सकता है। पासपोर्ट का ओरिजिनल नहीं देना है, बताऊंगा, निष्कर्ष लिखवा दूंगा एक पैराग्राफ में। वीकनेस गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट जो भी, आप सरकार के प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं, और अगर सरकार कोई कानून बनाती है तो आप उसके अनुरूप अपने मंतव्य को रखें। हम पत्रकार नहीं है ना, तो आप थोड़ा सा एनजीओ को डिफेंड ही करेंगे। ऐसा भी नहीं सरकार कह रही कि सारे एनजीओ खराब ही हैं। एफसीआरए का फर्स्ट पेज क्या है? एफसीआरए का फर्स्ट पेज क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। क्या दीप्ति लिख रही हो? फर्स्ट पेज क्या, नहीं समझ पा रहा हूं। होम मिनिस्ट्री ही है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत सारा ये सब फंडिंग को लेकर देखा जाता है। दीप्ति क्या लिखा है? 10 बार फर्स्ट पेज क्या है? जल्दी बताओ। चलिए, कल हम लोग स्वयं सहायता समूह पढ़ेंगे। ठीक है, एक इसका निष्कर्ष थोड़ा सा एक पैराग्राफ 10 मिनट में मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, शुरुआत में आते के साथ ही। चलिए, अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। ठीक है मित्रों, बाय।